हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7 के 15 चैप्टर नीलकंठ को लेकर आई हूँ। नीलकंठ महादेवी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, जिसमें महादेवी ने अपने सभी पालतू पशुओं में से पशु पक्षियों में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। महादेवी वर्मा जी पशु पक्षियों की बहुत शौकीन थी और उन्हें बहुत प्रेम था पशु पक्षियों से, तो उनके पास हर प्रकार के पशु पक्षी थे। तो उनमें से एक जो नीलकंठ उन्होंने मोर पाला है, उसके बारे में उन्होंने इसमें विस्तार से बताया है। आइए शुरू करते हैं कहानी। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। अतिथि यानी मेहमान, महादेवी वर्मा बता रही हैं कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट कहते हैं पास के लिए, निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। संकेत यानी इशारा दिया, संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। आरंभ यानी शुरू किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। लेखिका को वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब ये मैंने खास तौर से आपके लिए रखे हैं। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे एक कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। जो चिड़ी मार है भाई, वो चिड़ियाँ पक्षी बेचने और पकड़ने का काम करते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि नज़र एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक कहते हैं बच्चों के लिए, पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। संकीर्ण बहुत कंजस्टेड था, बहुत ही कम जगह, जिसमें बहुत ही कम जगह हो। मेरे निरीक्षण एग्जामिन किया हो, यानी उन्होंने मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ के भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है और तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें, जो आप ठीक समझें। 80-30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र सजीवित हो उठा। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। छोटा सा पिंजड़ा था, उसमें 2 पक्षी थे, तो वो छटपटा रहे थे उड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए। घर पहुंचते ही सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित यानी हमेशा, कई बार, अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता कमजोरी बन गई। अप्रसन्न यानी मैंने नाखुश होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखावके पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों को
कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे यानी नए बसने का, रहने का गौरव प्रदान किया। गौरव प्रदान किया। दो चार दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे, सामने यानी आते रहे, उस कमरे में खेलते रहते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, सामने एकदम से आ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर लगातार बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, जो बिल्ली का नाम है लेखिका की, चित्रा इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, नए मेहमानों का, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, उसकी खोज का यह अनुमान करना कठिन नहीं है। यानी वो खा जाती बिल्ली। वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा पूरी तरह से अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि से ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्यादा के लिए और असह्य कही जाएगी। यानी पहले भाई बिल्ली का अधिकार था और अब ये दो पक्षी आ गए हैं, तो बिल्ली कैसे बर्दाश्त कर लेती वाली बात, तो वही लेखिका कह रही है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। यानी जब दोनों मेहमान वहाँ ले जाए गए जाली के बड़े, वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो वो सारे लोग चले आ रहे हैं। जैसे लक्का कबूतर है, वो नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर देख रहे हैं। जैसे नई नई दुल्हन आती है किसी घर में, तो सब लोग उसे देखने के लिए आते हैं, मोहल्ले पड़ोस के, तो चारों ओर देखते हैं कि उसके घूम घूम कर भी, और उसके चेहरे की तरफ कि कैसी है, अनुमान लगाते हैं कैसा स्वभाव होगा, कैसी सुंदर है, कैसी खूबसूरती है, ये सब चीज़ें। तो उसी तरह से इन्हें भी देखा जा रहा है। वही लेखिका ने कल्पना की है। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बन जाना। अगर आप लोगों ने तितली बनते हुए देखा होगा इल्ली को, तो आपको इल्ली को देखकर अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये आने वाले समय में इतनी खूबसूरत पंखों वाली तितली बन जाएगी। एक कीड़े जैसा लगता है। और उसी तरह से जैसे मोर अब खूबसूरत, जब वो छोटे थे तो वो तीतर जैसे लग रहे थे, लेकिन अब उनका आकार बढ़ने लगा, वो बड़े होने लगे, तो उनका कायाकल्प होने लगा, यानी पूरी तरह से बिल्कुल बदलाव आ गया उनमें। मोर की सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति यानी नीली बिजली झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। अब ये उसमें चेंज आ रहे हैं। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता यानी कोमलता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यानी महादेवी वर्मन जो लेखिका हैं वो इतनी प्रभावित हैं उसकी खूबसूरती से कि वो कह रही हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। जैसे गति होती है चलने की गति, उसे आप
चित्र द्वारा नहीं दिखा सकते हो। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्वेत श्याम पत्रलेखा मंथर गति आदि से हुए भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। कहने करती है मोरनी इतनी खूबसूरत नहीं होती है, मोरनी के ना ही पंखों का विकास होता है, मोर खूबसूरत होता है। तो वही बता रहे हैं कि मोरनी में इतना बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर भी मतलब इतना तो बदलाव आया कि उसके लगे कि हाँ उसी के साथ रहने वाली उसके मित्र है, इतना तो बदलाव है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम, यानी नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नील रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी दोनों जो दोनों पक्षी हैं, तो एक का नाम मोर, वो एक का नाम नीलकंठ, और जो मोरनी है उसका नाम राधा रखा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं, यानी पता नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। यानी लेखिका कह रही मुझे पता ही नहीं चला कि जीव जंतुओं का उसने अपने आप को सेनापति और उनका देखभाल करने वाला मान लिया। सवेरे ही हुए सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता है। उसका स्वभाव मोर का बहुत अच्छा था, यानी किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। यानी अगर कोई भी जरा से भी पक्षी गलती करता था तो उसे अपनी तीखी पैनी चोंच से उसे सजा देने दौड़ पड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आत्र क्रंदन यानी बुरी तरह से रोने नहीं लग जाते, न करने लगते, उन्हें अधर में बीच में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोशों के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता, यानी कान भी उसके छिद जाते थे, कर्णभेद संस्कार भी हो जाता। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी सजा तो देता था वो पक्षियों के लिए, लेकिन इसके साथ ही वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी करता था, उन्हीं सभी पक्षियों से। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुप बल से खेलते रहते। यानी जो गिलहरियाँ थी, खरगोश थे, चिड़ियाँ थी, वो सब उसके पंख फैलाकर बैठ जाता तो उसमें खेलते रहते। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। यानी कि एक दिन उस जाली घर में जिसमें पक्षी ये सब रहते हैं इकट्ठे, उसमें एक सांप आ गया है। बाकी तो सब भाग छूटे, लेकिन एक नन्हा सा खरगोश है जो भागने में समर्थ था, नहीं भाग सका, छोटा बच्चा था, तो उसे सांप ने पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में उस सांप ने उसका आधा पिछला हिस्सा शरीर में मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था। यानी सांप उसे निगलने वाला था, जो पीछे का हिस्सा खरगोश का था वो उसके मुंह के अंदर था खाने के लिए, और जो मुंह वाला आधा हिस्सा बाहर था उसमें से ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। यानी बहुत धीरे धीरे आवाज़ में चीख रहा था। लेकिन नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। यानी जब उसने हल्की सी भी आवाज़ सुनी और तुरंत ही नीचे आ गया कि उसे लगा कि हाँ कोई कष्ट है, कोई परेशानी आ गई है। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। यानी उसने खुद जान लिया होगा कि उसके मुंह के अंदर खरगोश है, अगर मैं इसके सिर पर, सांप के सिर पर चोट मारूंगा तो फिर चोंच अंदर तक जाएगी और खरगोश भी घायल होगा। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाई और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह मर हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। यानी खरगोश का बच्चा मुंह से बाहर तो आ गया, लेकिन कैसा था, वो बेहोश ऐसा पड़ा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपने मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। जो खरगोश, जो मोरनी है, उसने कोई प्रयास तो किया नहीं कुछ और बचाने चाहने का कुछ, लेकिन उसने क्या किया, अपनी धीमी आवाज़ में सब तरफ चिल्ला कर उसने सबको सूचना पहुंचा दी कि भाई खतरा है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, यानी सांप के 2 टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उछलता यानी गर्मी देता रहा। कार्तिकेय जो कि गणेश जी के बड़े भाई हैं, तो लेखिका कह रही है कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे
बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं थीं तो थीं ही। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाएं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। यानी जो मोर है वो लेखिका को देखकर और खूबसूरती से उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाचता, और मोर के समान तो नहीं नाच पाती थी कभी, लेकिन कभी इधर कभी उधर, कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ उसके घूमा करती। इस प्रकार उसकी परिक्रमा यानी उसके चारों ओर घूमती परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यानी उसका नाच उसे भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। यानी जब लेखिका आई तो झूले से उतर कर आया और नीचे नाचने के लिए खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। यानी जब भी वह लेखिका आती थी और नीचे नृत्य करने के लिए खड़ा हो जाता। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो जाता आश्चर्य से। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, यानी सांप के टुकड़े टुकड़े कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और आश्चर्य यानी विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। यानी फलों के वृक्ष उसे इतने नहीं अच्छे लगते जितने उसे फूले हुए और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। यानी उसे ये वाला बसंत का मौसम भी अच्छा लगता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसके सजल आहट पा लेते थे। यानी मेघों के बादलों को देखते ही उन्हें अनुमान हो जाता था कि भाई अब बादल आ गए हैं और वर्षा ऋतु आने वाली है। और तब उनके मंद केका यानी उनकी धीमी आवाज़ जो थी, उनकी गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों को उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। यानी इतनी तेज तेज चीखते थे जैसे कि वो बादलों को बुला रहे हों। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसके केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पर बाएं पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक करुण कथा है। यानी इतनी आनंद का उत्सव रहता था, इतनी प्रसन्नता का त्यौहार जैसा रहता था हर दिन, लेकिन एक दिन कैसे एक बुरा राग बज उठा, ये इसकी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार पिंजड़ी की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। यानी एक मोरनी है, वही उसी चिड़ीमार के पास जब पहुंची है तो उन्होंने सोचा कि अब कोई पिंजड़ा नहीं लूँगी, बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन उन्होंने जब उसके पैरों के पास एक मोरनी देखी तो उन्हें राधा जैसी लगी। मोरनी राधा के समान ही थी।
उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी हो नहीं सकती थी। उसकी यानी पंजे उंगलियां टूटी पड़ी थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश ये कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी नहीं, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखाया गया कुब्जा। नाम के अनुरूप कुब्जा आपने सुना होगा महाभारत में, एक कुबड़ी महिला थी जैसे कृष्ण ने सही किया था। वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, यानी उसे बड़ी जलन थी। राधा और जब नीलकंठ साथ रहते थे तो वो बहुत चिढ़ती थी राधा से। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले, मतलब बहुत ही उसके अंदर ईर्ष्या जलन थी। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, यानी वो जो आई है कुब्जा वो नीलकंठ को पसंद करती है और चाहती है कि राधा उससे दूर रहे और मैं नीलकंठ के साथ रहूं, और वो इसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी, यानी उसे किसी से भी प्रेम नहीं था, उसे केवल नीलकंठ से ही प्रेम था। वो चाहती थी कि मैं नीलकंठ के साथ ही रहूं, उसके पास ही रहूं। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इतनी ईर्ष्या थी, इतनी जलन थी कि राधा ने जो 2 अंडे दिए थे उसने उसके अंडों को भी फोड़ डाला और उसे भी घायल भी कर दिया। इस कलह कोलाहल से और भी अधिक उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। यानी जो राधा के साथ प्रसन्नता से खुशी से जो नाचा करता था नीलकंठ, अब वो भी दुखी रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा उस कुब्जा से बचने के लिए, वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता यानी खालीपन रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी यानी बेहोश जैसी मरी हुई जैसी कई दिन तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार यानी कई बार पहले भी नीलकंठ भाग चुका है और फिर लौट आता था, तो इसी इंतजार में उसे इंतजार था कि आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। पर दृष्टि लगाई रहती यानी नज़र लगाई रहती थी कि आएगा, लेकिन वो कुब्जा से दुखी होकर बेचारा मर गया। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। जो कुब्जा थी वो बड़ी शोर शराबे के साथ उसे ढूंढने चली। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, जो इनकी लेखिका की अल्सेशियन कुत्ती है, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणाम था कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। यानी वो मक्कार थी। कुब्जा जो मोरनी थी वो बहुत ही मक्कार थी। उसने क्या किया, जो अल्सेशियन कुत्ती है लेखिका की, उन पर चोंच से प्रहार किया तो उसने भी उसे काट दिया। 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका का तीव्र तर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है।
कुब्जा के आने से नीलकंठ परेशान हो गया। उसने विघ्न डाला राधा और नीलकंठ के बीच में। दोनों प्रसन्न रहा करते थे, लेकिन जब से कुब्जा आई उसने उन्हें परेशान करना शुरू किया तो नीलकंठ उससे भागता था और एक दिन उसने प्राण त्याग दिए। कारण तो नहीं पता चल पाया कि उसके प्राण कैसे गए, लेकिन वो बच नहीं पाया और इधर कुब्जा भी मर गई। अब के राधा रह गई है। तो इस प्रकार से ये कहानी जो उन्होंने पशु पक्षियों को बड़े पास से देखकर जो उन्होंने लिखी है, बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे ढंग से, जैसे एक इंसानी रूप में, वो बहुत ही अद्भुत है। और आपको भी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।